पिछले हफ्ते हमने एक अध्याय देखा था जिसमें जूते वाली समस्या के बाद क्या हुआ उसका थोड़ा हिस्सा दिखाया गया था। जूता याद है ना? वही। और इयोन अब और खड़ी नहीं रह पा रही थी क्योंकि जूता बहुत ज्यादा कस रहा था। तभी नोआन पास आया और उसे थाम लिया, जिससे हालात थोड़े संभल गए। लेकिन अचानक वह बस बेहोश हो गई। उसकी आंखें यूं ही बंद हो गईं। नोआन ने उसे थाम लिया, या यूं कहें उसका जो हिस्सा बचा था, क्योंकि बस आत्मा ही रह गई थी। वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पूरी सावधानी से उसने उसे कपड़ों में लपेटा और गोद में उठा लिया। यह आदमी नहीं है, युद्ध का टैंक है। हा 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 हा। फिर उसने इयोन को वहीं जमीन पर लिटाया और उसके आसपास सब कुछ ठीक किया ताकि वह आराम से सो सके। थोड़ी ही देर में सब तैयार हो गया। फिर उसने धीरे से उसके चेहरे का पसीना पोंछा। अचानक इयोन ने एक अजीब सी आवाज निकाली और नोआन बस आह भरकर रह गया, क्योंकि वह ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। जब सब खत्म हुआ तो वह उसे बिस्तर तक ले गया, चादर से ढका और उसे आराम करने दिया। जाने से पहले उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और शुभ रात्रि कहकर विदा हो गया। कृपया मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा लगे, चाहे बस थोड़ा सा ही। और इस हफ्ते का अध्याय ठीक यहीं से शुरू होता है। और अगर आप लोग भूल गए हो तो पिछला अध्याय नायिका के नोआन के साथ रहने का फैसला लेने पर खत्म हुआ था, याद है ना? तो चलिए। अगली सुबह इयोन अभी भी गहरी नींद में थी जब नोआन बिस्तर के पास आया और उसके कान को हल्के से छुआ। इयोन आंखें खोले बिना, वह बस बड़बड़ाई, हूं। उसने शांत आवाज में फिर पुकारा, इयोन उठने का समय हो गया है। अब भी उनींदी वह धीरे धीरे जागी और करवट ली। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने नोआन को अपने पास देखा, जो शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। अच्छी नींद आई। इयोन पूरी तरह जम गई। दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जब तक वह घबराहट में कंबल को सिर के ऊपर खींच नहीं लेती। इयोन कंबल के नीचे छिपकर वह घबरा गई। मैं क्या करूं? मैं नोआन की आंखों में नहीं देख पा रही। मुझे क्या कहना चाहिए? हर सुबह जब उठकर उसका चेहरा देखती थी तब मैं कैसे व्यवहार करती थी? नोआन ने उसे फिर बुलाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा धैर्य न रखते हुए उसने एक झटके में कंबल खींच लिया। डर गई और इयोन जल्दी से उठी और शब्दों में उलझते हुए तुरंत झुक गई। कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात आपने मेरी बहुत मदद की। सच में? नोआन बस पलकें झुकाता रह गया, उलझ गया, है ना? कुछ सेकंड तक उसकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करने के बाद उसने अजीब तरह से सिर खुजलाया। यह एहसास अजीब है। उसने एक पल के लिए बिस्तर की तरफ देखा और आगे बोला, लगता है जैसे अगर मैं चादर उठाऊं तो वहां पैसे मिलेंगे, जैसे वापस जाने वाली टैक्सी का किराया हो। और इयोन ने वह दृश्य सोच लिया। वह नोआन को बिस्तर पर छोड़कर उसके पास पैसे रखती है और ठंडे ढंग से चली जाती है। उसी पल वह बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। वो इसलिए कि तुम लगभग हिल ही नहीं रही थी, तो दर्द होने लगा, इसलिए मैंने थोड़ा और जोर लगाया। वह धीमे से शिकायत करने लगी, उफ, तुम कमीने। मुझे तो ज्यादा लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा इयोन। वह कोई एहसान नहीं था। पूरी लाल होकर उसने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। और तुम फिर भी ऐसा कह रहे हो? दर्द नहीं हो रहा? और इयोन ने पूरी शर्मिंदगी से जवाब दिया, दर्द कैसे नहीं होगा? तुम। उसकी मुस्कान और भी साफ हो गई। पहली बार नोआन ने ही नजरें फेर ली। उसने हाथ मुंह तक ले गया और खुद भी लाल पड़ गया। वह छिपा नहीं पा रहा था कि यह स्थिति उसे कितनी झेप में डाल रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद नोआन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से बोलने का फैसला किया, आज जब मैं शांत दिमाग से उठा तो मुझे एहसास हुआ कि एक बात है जो मुझे तुम्हें कहनी है। इयोन बेचैन हो गई। क्या बात है? अंदर ही अंदर वह पहले ही खुद को दोष दे रही थी। मेरे मन पर बहुत सी बातें भारी हैं। तब नोआन सीधे मुद्दे पर आ गया, उस झूठ के बारे में जो तुमने कल मुझसे कहा था। इयोन, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं, तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए चाहे जो भी करो वह काम नहीं करेगा। इन छोटे छोटे हाथों से तुम मरकर वापस भी आ जाओ तब भी मुझे अपने पास से हटा नहीं पाओगी। आखिर में चोट सिर्फ तुम्हें ही लगी। यह कहते हुए उसने उसके बालों को हल्के से सहलाया, लेकिन इयोन थोड़ा पीछे हट गई। और यह बात लगता है सिर्फ तुम्हें ही अभी तक समझ नहीं आई। वे शब्द सीधे उसे दिल में लगे। इयोन ने सिर और झुका लिया, पेट में मरोड़ जैसा महसूस करते हुए। उसने सोचा, कल मैंने नोआन के साथ जो किया सिर्फ उसे याद करके ही मुझे मत आ रही है, चाहे वो किसी तरह की हेरफेर की वजह से था या नहीं। नोआन के लिए मैं अभी साफ तौर पर एक विवाहित स्त्री हूं। उसके लिए मैंने जो किया वह बिल्कुल वैसा ही लगा होगा जैसा मेरे अपने जन्म देने वाले माता पिता ने मेरे साथ किया था। मैं किसी से भी बेहतर जानती हूं कि यह किसी को कितना चोट पहुंचा सकता है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। कल मैंने सच में गलती की, लेकिन वह किसी बुरे इरादे से नहीं था। मैं बस उत्सुक थी। गहरी सांस लेकर वह और ज्यादा शर्माते हुए आगे बोली, मैं जानना चाहती थी कि दूसरे पुरुष आपसे किस बात में अलग हैं। नोआन, मैं जानना चाहती थी कि क्या दूसरे पुरुषों के पास भी मेरा दिल वैसे ही धड़केगा जैसे आपके साथ होता है। वो एक पल को हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान लिया। मुझे इसकी पुष्टि करनी थी। यह कहने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना अजीब लग रहा था। यह अजीब हो गया। यह वैसी बात नहीं है जो अपने ही पति से कही जाती है। अंदर ही अंदर वह घबरा गई। नोआन फिर से शक करेगा, तो उसने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। बात यह है नोआन, आप सच में जैसे कोई बांध टूट गया हो। इयोन ने आखिरकार वह सब कबूल कर लिया जो दबा रखा था। जब मैं आपको एक इंसान की तरह सोचती हूं तो आप मुझे डराते हैं, लेकिन जब मैं आपको एक कुत्ते की तरह सोचती हूं तो सब ठीक हो जाता है। और जब आप सोते हैं तो किसी पौधे जैसे लगते हैं। तब मैं बस आपको देखना बंद नहीं कर पाती।
अब खुद को रोक ना पाकर वह सब कुछ उगलती चली गई। यह पहली बार है कि कोई इंसान मुझे इतना परेशान कर रहा है। आपकी वजह से नुआन, मेरे हर दिन में अफरा तफरी मच गई है और यह बहुत चिढ़ाने वाला है। नाराज होने के बजाय नुआन बस हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने उसके चारों ओर कंबल कसकर लपेट दिया। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इयोन के मुंह से हैरानी की हल्की चीख निकल गई। दोनों एक दूसरे की नजदीकी महसूस करते हुए पूरी तरह लाल हो गए। तब नुआन ने धीमे से पूछा, तो मुझे दूसरे पुरुषों से तुलना करके कैसा लगा? मैं निष्कर्ष सुनना चाहता हूं। उसके शरीर का भार और कंबल के पार आती उसकी खुशबू महसूस करते हुए इयोन को एहसास हुआ कि सिर्फ इतना पास होने से ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने जवाब दिया, पर उसमें उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। नुआन ने जोर दिया। उसने गहरी सांस ली। मैं फिर कुछ और सोच ही नहीं पाई। इसके बाद उसने बताया कि उस दिन सच में क्या हुआ था। उस पल मैंने आपको खिड़की से देखा था और उसके बाद मैं बस जल्दी घर लौटने के बारे में ही सोच पाई, आपके पास लौटने के बारे में। नुआन, उसकी बाहें अपने आप उसके शरीर पर और कस गईं। इयोन ने जारी रखा, अब भी कंबल के नीचे छिपी हुई। जब मैं आपको एक इंसान की तरह सोचती हूं तो आप मुझे डराते हैं, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं तो मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती। मैं बस घर लौटना चाहती थी ताकि आपके साथ रह सकूं। यह सुनकर नुआन कानों तक लाल हो गया और उसे और कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके कंधे में छिपाते हुए। फिर उम्मीद से भरी मुस्कान के साथ उसने पूछा, अगर ऐसा था तो क्या तुम्हारा भी मन हुआ कि मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाओ? तो फिर मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हो? उसे जवाब देने का समय दिए बिना नुआन ने उसे कंबल में लिपटा हुआ ही गोद में उठा लिया। इयोन, मेरी तरफ देखो। वह घबरा गई। उसके चेहरा छिपाने की कोशिश करने पर भी उसने जिद की। इयोन, मेरी तरफ देखो। क्या मैं अलग नहीं लग रहा? जब उसने आखिरकार आंखें उठाने की हिम्मत की, इयोन ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। एक पल के लिए वह पूरी तरह सम्मोहित हो गई। नुआन मुस्कुराया, एक चेहरा जो पूर्णता से तराशा गया था, बिना एक भी कमी के। लेकिन पिछली रात की याद एक पल के लिए उसके मन से गुजर गई। इयोन, उस याद ने उसका चेहरा बुरी तरह लाल कर दिया। वह बड़बड़ाई, मैं दिन के इस समय यह क्यों सोच रही हूं? नुआन उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाया। तब इयोन ने मासूमियत से कहा, थोड़ा लगता है आप और सुंदर हो गए हैं। जब उसे घूरा गया तो उसने आंखें फैला ली। क्या यह बात नहीं थी? माहौल हल्का करने की कोशिश में उसने बहुत झेंपते हुए पूछा, तो आपकी त्वचा बेहतर लग रही है? नुआन मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से संतुष्ट। तारीफ के लिए धन्यवाद। फिर उसने धीरे से उसका चेहरा थामा और समझाया, आज ऐसा कोई निशान नहीं था कि मैं सोते समय रोया था। जब मैं उठा तो मेरी आंखें साफ थीं। वह समझ गई कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। सच है। बिना सोचे उसने अपना हाथ नुआन के चेहरे तक ले गई और उसकी गाल सहलाई, उसे ऐसे स्नेह से देखते हुए जिसे वह छिपा भी नहीं सकी। उन नजरों के आदान प्रदान ने दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। नुआन धीरे धीरे झुका। उनके चेहरे एक दूसरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह गए और इयोन बस खुद को बहने देती रही। वह बस इतना सोच पाई। लगता है कि सोच पूरी होने से पहले ही उसने उसे और पास खींच लिया, अपना चेहरा उसके पास छिपाते हुए। मेरे हार्मोन भी जैसे इसी तरफ भाग रहे हैं, उसने यही सोचा, पूरी तरह बदहवास। थोड़ी देर बाद बाहर इयोन खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी और बगीचे में पानी दे रही थी। सुबह सुबह ही लगभग कुछ हो गया था। मैंने बहुत मुश्किल से रोक लिया, फिर भी यादें उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। मुझे भूख लगी है। उसे नुआन याद आया, जो उसे उसी तरह गले लगाए हुए था और उसके ठीक बाद पूछ रहा था कि खाना स्वादिष्ट था या नहीं। सिर्फ याद करते ही उसका चेहरा जलने लगा। हर बार जब मैं नुआन का चेहरा देखती हूँ, पिछली रात की छवि उस पर चढ़ जाती है। क्या हर कोई दिन और रात के बीच इतना बड़ा फर्क महसूस करता है? मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसी समय फाटक से एक आवाज ने उसे पुकारा, क्या निदेशिका इयोन है? वह मुड़ी और आगंतुक को पहचान गई। मिस डोंगमी, उस महिला ने उत्साह से इशारा किया। बहुत शुभ प्रभात निदेशिका महोदया, क्या मैं एक पल के लिए अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आइए कृपया। उसे अंदर बुलाते हुए आयोन ने सोचा, अब याद आया, पिछली बार जब मैंने मिस डोंगमी को देखा था तो मैं बिना कुछ कहे कमरे से भाग गई थी। फिर भी वह अब भी कितनी मिलनसार है। वह सच में अच्छी इंसान है। डोंगमी ने अपनी मुलाकात की वजह बताई। बात यह है कि मुझे यहाँ के कर्मचारी से कुछ काम था और मैं अपनी मर्जी से यहाँ चली आई। क्या वह अभी तक काम पर नहीं आया? इयोन हिचकिचाई। उसी इंसान को ही क्यों होना था? नहीं, असल में वह अंदर है। लेकिन कुछ भी शक किए बिना डोंगमी मुस्कुराई। तो क्या मैं उसे जल्दी से देख सकती हूँ? आज यह टलेगा नहीं, मुझे उससे किसी भी तरह बात करनी ही है। इयोन ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसने वह बात कहने का फैसला किया जिसे अब तक साफ साफ नहीं कह पाई थी। खैर मिस डोंगमी, हाँ, एक बात है जो मैं अभी तक ठीक से समझा नहीं पाई। सच यह है कि वह व्यक्ति सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है। उसने अपना ओवरऑल कसकर पकड़ा, बोलने की पूरी कोशिश करते हुए। बात यह है कि वह मेरा है। इयोन बहुत ज्यादा लाल हो गई और हकलाने लगी। अपनी सारी हिम्मत जुटाने के बाद उसने एक ही बार में कह दिया, वह मेरे पति हैं। दोस्तों, आखिरकार यह हो गया। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मन करता है उसे दबा दूं,
लेकिन आप लोगों को कैसा लगा? तो दोस्तों, याद है पिछला अध्याय इस बात पर खत्म हुआ था कि इयोन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया था कि वह नुआन को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। उसके बाद वह निदेशिका वहां आ गई और आखिरकार नायिका ने कोई प्रतिक्रिया दिखाई। हाँ, बिल्कुल। आज का अध्याय ठीक उसी पल से शुरू होता है। इयोन का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, लेकिन आखिरकार उसने यह स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई, वह मेरा पति है। इतना कहते ही उसे अपनी बात जोर से बोलने का पछतावा हुआ। मैंने सच में यह कह दिया। दूसरी महिला ने बिल्कुल सहजता से उत्तर दिया, आह, सही है, मुझे पहले से पता था। इयोन चौंक गई। है क्या? निदेशिका ने समझाया। क्या यह कर्मचारी तुम्हारा प्रेमी नहीं है? जब मैंने तुम दोनों को भोज में देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हारे बीच कुछ है। तभी निदेशिका को एहसास हुआ कि उसके व्यवहार से सच में ऐसा लगा था कि उसकी उसमें दिलचस्पी है। शुरुआत में उसे नुआन में थोड़ी दिलचस्पी हुई भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। आह, नहीं, वह मेरा प्रेमी नहीं है। महिला ने आंखें चौड़ी कर लीं। हैं, नहीं है। और भी ज्यादा शर्मिंदा होकर इयोन ने अपनी बांह पकड़ ली और समझाने की कोशिश की। हाँ, वह मेरा प्रेमी नहीं है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। मेरा मतलब। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वही बात दोबारा कहना और भी ज्यादा शर्मनाक था। वह उन दोनों के रिश्ते को समझाने का कोई तरीका खोज रही थी। हालांकि वो जानती थी कि इसे स्वाभाविक शब्दों में बताने का कोई तरीका नहीं था। उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही निदेशिका ने बटन पर हाथ मार दिया। वह पूरी तरह उत्साहित थी। मैं समझ गई, तुम यही कहने वाली थी, है ना? इयोन पूरी तरह निःशब्द रह गई। क्या जरा भी शर्म नहीं? महिला उसकी तारीफ करने लगी। वाह, इतनी प्यारी शक्ल के साथ वो बिल्कुल मेरी पसंद का है। इससे मुझे बेहद खुशी हो रही है। वो कहती रही कि उस तरह के पुरुष आंखों के लिए सच में किसी दावत जैसे होते हैं और उनके कारण उसका डोपामिन उमड़ने लगता है। इयोन बस हिचकिचाई। हाँ? महिला हंस पड़ी और कहने लगी कि उसने पहली बार किसी को अपने साथी को केवल पति कहते देखा है, वह भी इतने गंभीर अंदाज में। फिर हंसते हुए उसने टिप्पणी की, निदेशिका, आपका आकर्षण सच में बहुत अनोखा है। उलझन में पड़ी इयोन सिर्फ यही सोच पा रही थी कि वो महिला आखिर किस तरह की अजीब इंसान थी। तभी किसी आवाज ने उसे पुकारा, इयोन। वह मुड़ी और उसने नुआन को अपनी ओर आते देखा। दोनों महिलाएं कुछ पल तक नुआन को देखती रहीं, गईं और उसकी सहज सुंदरता की प्रशंसा करने लगीं। उसे देखकर उसने पूछा, तुम बाहर क्यों आई? क्या तुम अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही हो? निदेशिका उसके ठीक पीछे दिखाई दी और उत्साह से हाथ हिलाने लगी। आह, नमस्ते। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुमसे एक बात करनी थी। महिला को पूरी तरह अनदेखा करते हुए नुआन ने एक छेकदार कमीज उठा ली। आज थोड़ी ठंड है, कम से कम इससे पहन लो। इयोन ने बिना बहस किए उसे ले लिया। आह, हाँ, ठीक है। निदेशिका बस मुस्कुरा दी। उसे अनदेखा किए जाने की आदत हो चुकी थी, लेकिन उस जोड़े को देखते हुए एक बात ने उसका ध्यान खींचा। तभी नुआन पीछे से इयोन के पास आया और उसने सावधानी से कमीज उसके कंधों पर रख दी। बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक कोई बात नहीं, वेदांत बनाने क्या जोड़े होगी? नहीं, बहुत बढ़िया। इयोन ने उसे बिना समझे देखा। क्या? इस बीच निदेशिका अपनी उंगलियों से नुआन के चारों ओर एक चौखट्टा बना रही थी और उसे सिर से पांव तक परख रही थी। उसका शरीर किसी असली दीवार जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसकी मांसपेशियां, सहनशक्ति और यहां तक कि उसकी प्रतिक्रियाएं भी प्रभावशाली थीं। पूरी तरह मोहित होकर उसने निष्कर्ष निकाला, कमाल है, मैं इस तरह के लोगों को पहचानती हूं। फिर चमकती आंखों से दोनों को देखते हुए उसने एक अप्रत्याशित अनुरोध किया, मैं सच में उसे हमारे वन्यजीव संरक्षण केंद्र ले जाना चाहती हूं। नुआन चुप रहा, जबकि इयोन बस उसे देखती रही। वह पूरी तरह उलझन में थी। हैं? महिला उत्साह से बोलती रही, असल में मैं उसका पीछा कर रही थी क्योंकि मैं उसे केंद्र में भर्ती करना चाहती थी। इयोन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्या? नुआन को? इस बीच नुआन खुद बस यह दृश्य देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दे रही थी। निदेशिका खुद पर हंस पड़ी। मैं अब खुद को नौसिखिया समझे जाने से थक चुकी हूं। नहीं, मेरा मतलब, मैं सही प्रतिभा का इस्तेमाल करके सच में इतना सार्थक काम करना चाहती हूं। उत्साहित होकर वह आगे बोली, बिल्कुल, उसे अभी बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा, लेकिन मैं खुद हर चीज में उसकी मदद करूंगी। तो नुआन, बस ये बाहें लेकर आ जाना और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। इसलिए मुझ पर भरोसा करो। और नुआन, जो साफ तौर पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस इयोन की कमीज का मुड़ा हुआ कॉलर ठीक करने लगा। निदेशिका तुरंत समझ गई कि एक बार फिर उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। शायद कोई दूसरा तरीका अपनाना बेहतर होता। तब उसने पूछा, निदेशिका, एक पुरुष किसी महिला को सबसे आकर्षक कब लगता है? नुआन ने तिरछी नजर डाली। इयोन ने तब उसने पूछा, निदेशिका, एक पुरुष किसी महिला को सबसे आकर्षक कब लगता है? नुआन ने तिरछी नजर डाली। इयोन ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। हैं? मैं? महिला ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, भले ही आजकल घर संभालने वाले पुरुष चलन में हों, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बेरोजगार रहना चाहिए। इयोन हिचकिचाई। आह, सच में? उसी पल निदेशिका ने नुआन की नजर से समझ लिया कि उसने चारा निगल लिया था। भले ही वह अच्छा पैसा कमाए, लेकिन अगर वह पैसा गैर कानूनी काम से आए तो यह समस्या होगी। यह सुनते ही इयोन ने तुरंत सबसे बुरा सोचना शुरू कर दिया और सहमति में सिर हिलाया। निदेशिका ठीक इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी।
क्या ऐसे पुरुष को सब कुछ देने का मन होना स्वाभाविक नहीं है, जो सही जगह पर समर्पण से अपना कर्तव्य निभाता हो? पूरी तरह आश्वस्त होकर इयोन ने अपने हाथ जोड़ लिए। ओह, अब बस अंतिम वार बाकी था। निदेशिका ने विजयी मुस्कान दी। आखिर रात में ताकतवर पुरुष केवल देखने का आनंद होता है, लेकिन जो पुरुष दिन में भी अच्छी तरह काम करता है वह अपनी पत्नी का सम्मान जीतता है। इयोन की आंखें चमक उठीं। वाह! उसके पीछे नुआन और भी उदास दिखाई देने लगा, जबकि निदेशिका मन ही मन जश्न मना रही थी। काम कर गया, काम कर गया। फिर भी इयोन ने बहस करने की कोशिश की। खैर, लेकिन महिला ने सिर झुकाया। हाँ, इयोन ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। बात यह है कि वह खैर, नुआन की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। भले ही पहली नज़र में वह स्वस्थ दिखाई देता हो, लेकिन कुछ समय पहले तक वह बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। निदेशिका की आंखें चौड़ी हो गईं। हैं, उसे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। इयोन ने आगे कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना चाहिए, भारी चीज़ें उठानी चाहिए या खतरनाक काम करना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए निदेशिका को एहसास हुआ कि उस मासूम चेहरे के पीछे कोई ऐसा छिपा था जो पूरी तरह एक असली दरिंदे के काबू में था। इयोन ने आगे जोड़ा, इसके अलावा उसे व्यवस्थित जीवन की भी आदत नहीं है। फिर उसने निष्कर्ष निकाला, वह चिंतित थी। इसीलिए मुझे लगता है कि कमर आदत है कि बादत की नामन आदत की अंदरस्तरी करने के लिए से कम अभी के लिए मुझे उसे अपने पास घर पर ही रखना चाहिए। उसने जबरन मुस्कुराते हुए इस विषय को खत्म करने की कोशिश की। कितने अफसोस की बात है, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यहां तक कि निदेशिका को भी एहसास हुआ कि किसी स्वस्थ और ऊर्जा से भरे दिखाई देने वाले पुरुष को काम पर बाहर जाने से रोकना कितना अजीब था। तभी आखिरकार नुआन बोला, यह थोड़ा। इयोन ने हैरानी से चेहरा उठाया और अब भी उसकी बाह पकड़े हुए थी। क्या क्या हुआ? उसने अपनी बाहें बांध लीं। उसे यह विचार पसंद था कि वह उसे घर में बंद रखना चाहती है और अपने पंखों के नीचे रखना चाहती है, लेकिन उस स्थिति में कुछ ऐसा था जो सच में उसे परेशान कर रहा था। मुझसे किसी चीज की उम्मीद न करना, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। इयोन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बीच में रोक दिया। मैं उस बात की बात कर रहा हूं जिसका उसने जिक्र किया था। बिना किसी बहस के नुआन ने खुद ही फैसला कर लिया। मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा और फिर हम तुमसे संपर्क करेंगे। पत्नी शब्द सुनते ही इयोन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। निदेशिका भी चौंक गई। हैं, पत्नी? वो समझ नहीं पाई कि वो किसकी बात कर रहा था। उसने दोनों को बारी बारी से देखा। उसी पल नुआन ने इयोन के कंधों के चारों ओर बांह डाल दी और उसे अपने शरीर के पास खींच लिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसके मुंह से हल्की सी सांस निकली। निदेशिका वहीं जम गई। वह आदमी कोई खिलौना नहीं था, धिक्कार है, वह उसका पति था। नुआन ने बस बेबस होकर सांस छोड़ी। सदमे में निदेशिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ओह नहीं, खूबसूरत लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए। वह यह तो समझ सकती थी कि युवावस्था में कोई व्यक्ति केवल देखने के सुख के लिए बिना किसी बंधन वाला रिश्ता खोजे, लेकिन विवाह बिल्कुल अलग बात थी। दोनों को गले लगे देखते हुए उसने नाराज होकर सोचा कि नुआन साफ तौर पर कोई साधारण आदमी नहीं था और वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि इयोन ने ऐसा चुनाव क्यों किया था। यहां बस एक छोटी सी सफाई है। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि उसे लगा वह इयोन का खिलौना था या इयोन उसका खिलौना थी। लेकिन अंत में यह निदेशिका का केवल एक मजाकिया विचार था। उसने अपनी बांह उठाई और इयोन लाल और तनाव में बनी रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हल्की सी मुस्कान दी। निदेशिका बस चुप रही। अंत में उसने बेबस होकर सांस छोड़ी। वहां से जाते हुए वह अब भी सोच रही थी कि चूंकि वह विवाहित था, शायद अब सच में वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जाने से पहले उसने अपना परिचय पत्र उन्हें दे दिया। तो कृपया कार्ड पर दिए नंबर पर फोन करना। हाँ, अलविदा। जैसे ही वे दोनों अकेले रह गए, इयोन को लगा जैसे वो अभी अभी किसी तूफान से बचकर निकली हो। उसे देखते हुए नुआन ने कार्ड से अपना मुंह ढका और टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करती इयोन। उसने उलझन में उसे देखा। क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी जरूरत से ज्यादा रक्षा कर रही हो और मुझे यहां बंद रखने की कोशिश कर रही हो। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा करने का कारण तो ठोस होना चाहिए। इयोन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? इसका क्या मतलब है? वो पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा और गंभीरता से उत्तर दिया, इयोन, तुम अभी ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं अपनी यादें वापस पा लूंगा जब मैं बाहर काम कर रहा हूंगा। वह जड़ हो गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, मानो समय वहीं रुक गया हो। यह सच था। उस पल तक उसने नोन को घर के अंदर ही रखा था और इसका कारण ठीक यही था, लेकिन अब वह तर्क उस सच्ची भावना से कहीं अधिक समझदारी भरा लग रहा था जो वह अपने भीतर छिपाए हुए थी। तब नोन ने उसे याद दिलाया, कल मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं पूरी कोशिश कारण नोन को दान नहीं करूंगा और मैं खुद घुसपैठियों को बाहर निकाल दूंगा। इयोन ने सिर झुका लिया। क्या तुम्हें वह खोखला लगा? उसने शांति से पूछा। क्या मेरी बातें तुम्हें बहुत हल्की लगी? उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। नुआन की नजर दृढ़ बनी रही। ऐसा लगता है कि तुम अभी नहीं समझती कि मेरी बातों का कितना वजन है इयोन। अपने नाम को उस तरह सुनकर उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई। नुआन। उसने उसकी आवाज का गंभीर लहजा समझ लिया और चुपचाप इंतजार किया।
कांपते हाथों के साथ इयोन ने स्वीकार किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी थी। सच तो यह है कि अपनी संकीर्ण सोच के कारण मैंने कायरता से व्यवहार किया। उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारे बाहर काम करने से कोई समस्या नहीं है नोआन, लेकिन केवल उसे किसी दूसरी महिला के साथ काम करते हुए सोचकर उसके भीतर कुछ दर्द से कसने लगता था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और आखिरकार उसने स्वीकार किया। मुझे थोड़ी जलन हुई थी। पूरी तरह शर्मिंदा होने के बावजूद उसने उसकी आंखों में देखना जारी रखा। यह बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा कारण है। उसकी आंखें कि वह कुछ और कह पाती। नोआन ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींचा और चूम लिया, उसके चेहरे को कोमलता से थामते हुए और उसे मजबूती से अपने शरीर के पास लगाए रखा। देखो, मैं अभी से देख पा रहा हूं कि अब से लेखक इन दोनों को सिर्फ रोटी और पानी पर जीने वाला है। अब बस यही उम्मीद करनी है ना, कि अगला अध्याय सही रास्ते पर बना रहे। जिन्हें याद नहीं है, पिछले अध्याय में वह लड़की आई थी और उसने नोआ को अपने साथ काम करने के लिए कहा था। उसके जाने के बाद नोआ थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा कि वह समझता है कि नायिका उसे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन उसने उससे उस पर भरोसा करने को कहा। उसने यह भी पूछा कि क्या उसे डर है कि उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी, लेकिन वह जानती थी कि बात यह नहीं थी। नोआ लगातार कहता रहा कि वह उस पर भरोसा कर सकती है, और वह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। तभी वह उसे रोककर सच बता देती है। उसे उस पर भरोसा था, वह बस नहीं चाहती थी कि वह किसी दूसरी औरत के साथ काम करे, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। यह सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह उसे जोरदार चुंबन दे देता है। और हम ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां वह उसे थामकर चूम रहा है। चुंबन और भी गहरा होता जाता है और यौन इतना पीछे झुक जाती है कि लगभग अपना संतुलन खो देती है। उसकी रफ्तार के साथ चलने की कोशिश करते हुए वह सोचती है, नोआ का चुंबन हमेशा इतना उतावला और गहरा होता है। अचानक यौन का पैर फिसल जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है, लेकिन नोआ उसी पल उसे गिरने से पहले थाम लेता है। तुम ठीक हो? यौन पूरी तरह लाल चेहरे के साथ उसकी ओर देखती है। पैर में मोच तो नहीं आई? नोआ साफ चिंता के साथ पूछता है। क्या तुम्हारा शरीर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ? उसके चेहरे पर सच्ची चिंता देखकर यौन सोचती है, नोआ की हर हरकत में प्यार भरा हुआ है, इतना ज्यादा प्यार कि जैसे छलक रहा हो। वह उसकी आंखों में देखती रहती है। आह, अब मैं क्या करूं? अब जब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना कुछ जीना छोड़ दिया। यौन अपने हाथ नोआ के चेहरे पर रखती है। ऐसा लग रहा है जैसे आज तक मेरे अंदर जमा हुई सारी इच्छा एक ही बार में बाहर आ रही हो। अपनी भावनाओं को रोक न पाते हुए वह उसे गले लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। नोआ आंखें चौड़ी कर लेता है और दांत भींचता है और उसका चेहरा भी उसी की तरह लाल हो जाता है। अचानक वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे यौन के मुंह से एक और हल्की चीख निकलती है। जब नोआ अपना चेहरा उठाता है, दोनों फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। यह पल हमेशा नहीं रहेगा। यौन फिर अपना चेहरा उसके करीब ले जाती है। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन इस बार पहल वही करती है और उसे चूमती है। इसी वजह से मैं इस छोटे से पल का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ। दोनों के बीच की नजदीकी और बढ़ जाती है और नोआ उसे मजबूती से अपने शरीर से लगाए रखता है, यह जानते हुए भी कि यह एक भ्रम है। मैं इस पर विश्वास करना चाहती हूँ। उस पल की तीव्रता से यौन अपने पैर सिकोड़ लेती है और उसकी एक सैंडल नीचे गिर जाती है। फिर वह गहरी सांस लेकर थोड़ा पीछे हटती है। भाई, इनके चुंबन तो बड़े जबरदस्त हैं, दिखाना भी मुश्किल है। उसकी हालत देखकर नोआ कहता है, लगता है मुझे सच में दिन में कोई काम ढूंढना पड़ेगा। क्या? यौन पूछती है, अभी भी अपनी सांस संभालने और उसकी बात समझने की कोशिश करते हुए। नोआ मुस्कुरा देता है, मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, अभी तो बहुत ज्यादा। यौन का चेहरा और भी लाल हो जाता है। क्या? नोआ हंस पड़ता है। इसीलिए हम दोनों को काम करना होगा। काम चाहे जो भी हो। वह मुस्कुराते हुए उसे फिर अपने करीब खींच लेता है। यौन उस मुस्कान को देखते हुए और भी लाल होती जाती है और फिर उसके चेहरे के भाव नरम पड़ जाते हैं। हाँ, यह वह रेत खड़ी है जिसे मैंने खुद पलटा है। तभी नोआ पूछता है, लेकिन तुम इतनी हल्की क्यों हो? इसीलिए तो हमारी मस्ती के बीच तुम बेहोश हो जाती हो। शर्म से बेहाल यौन उसे मारने लगती है, हालांकि वह अब भी उसकी बाहों में है। उसी समय हमें एक रेत घड़ी में रेत भरती हुई दिखाई देती है और यौन सोचती है, अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है, मानो उन दोनों का समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा हो। बाद में रात के समय पूरा कुछ और आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि कोई तस्वीरों से भरे एक बोर्ड को देख रहा है। आह नहीं, नोआ, कल हांडोम प्रोजेक्ट का दूसरा चरण है ना? तुम्हारी बात से लगता है कि सब ठीक होता अगर यौन वाला प्रोजेक्ट नहीं होता। बातचीत जारी रहती है। आह ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, इधर आओ। तभी हमें पता चलता है कि वे सारी आवाजें एक ईयरफोन से आ रही थीं। अच्छी नींद लेना, यौन। हाँ, तुम भी, नोआ। सब कुछ सुन रहा युवक एक लंबी आह भरता है। मुझे पता था कि एक दिन मुझे ऐसी चीजें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अब जब सच में ऐसा हो गया है, मैं अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा परेशान हूं। क्या अब से मुझे लगातार ऐसी चीजें सुननी पड़ेंगी? और हमें पता चलता है कि वह वही एजेंट है जो नोआ के भाई से जुड़ा हुआ है। थके हुए चेहरे के साथ वह अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। युवा मालिक, भले ही उनकी याददाश्त चली गई हो, युवा मालिक का दिमाग इस तरह बदलना कि उन्हें यकीन हो जाए कि आप दोनों शादीशुदा हैं। हा 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 हा, बेचारा हमारा आदमी दोनों की मस्ती सुन रहा है। बेचारा, सोचो किसी आदमी की जिंदगी में इससे दुखद हालत क्या होगी। और तुम सच में एक डरावनी औरत हो। उसी पल मेज पर रखा फोन कंपन करने लगता है। एजेंट फोन उठाकर कॉल का जवाब देता है। अब भी उस पूरी बात से परेशान है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति को पहचानता है, उसका सिरदर्द और बढ़ता हुआ लगता है। वह आह भरता है, जी, दूसरे युवा मालिक। आह, यह तो रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर से तुरंत जवाब आता है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे युवा मालिक कहना बंद करो।
फिर हमें कई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा एक युवक दिखाई देता है जिसके मुंह में लॉलीपॉप है। शायद नोआ के छोटे भाइयों में से एक। मुझे उस पागल परिवार से संबंध तोड़े बहुत समय हो चुका है। मैंने यह भी कहा था कि मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाओ। वह हल्का सा मुस्कुराता है। क्या बहुत समय हो गया इसलिए भूल गए? इस बार याद रखना। एजेंट जवाब देता है, जूनिन, काफी समय हो गया, माफ कीजिए, लेकिन मैं इस फोन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए कृपया सीधे मुद्दे पर आइए। दूसरी ओर जूनिन आह भरता है, जरा देखो तो, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सुरक्षा इतनी खराब है? ये घर और ये फोन पूरी तरह साफ हैं। एजेंट माफी मांगता है, लेकिन सच कहूं तो अभी तुम्हारा ऐसा व्यवहार करना बहुत अच्छा था। जूनिन आगे कहता है, आखिरकार सही तरीका यही है कि हमेशा ये मानकर चला जाए कि जी स्योक हमसे 2 या 3 कदम आगे है। नोआ इस मामले में थोड़ा कमजोर था, शायद इसलिए क्योंकि वह अभी छोटा था। जी, तो कृपया बताइए कि मामला क्या है? उस औपचारिक जवाब को सुनते हुए जूनिन लॉलीपॉप पर जीभ फेरता है और सोचता है कि यह आदमी कितना नीरस है। फिर आखिरकार वह सीधे मुद्दे पर आता है, ठीक है, तो मैं आखिर कब तक इंतजार करता रहूं? ये सवाल सुनते ही एजेंट की आवाज ठंडी पड़ने लगती है। बात यह है कि जूनिन उसे बात पूरी नहीं करने देता। 2 साल और तब तक जिससे वह खुद ही अपनी बर्बादी कर सकता है, जो बहुत अच्छा होगा। एजेंट की बेचैनी और बढ़ जाती है। फिर जूनिन हंसता है, मजाक कर रहा हूं। आखिरकार ये ऐसा खेल है जिसे हम शुरू भी नहीं कर सकते जब तक हमारे परिवार का नाम हमारे साथ न हो। असल में नोआ के बिना वह आगे कहता है तंत्र हो चुका है और उसे यहाँ की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी तरफ से क्लैन कुओन में आजादी से आने जाने वाला और शिकारी कुत्तों को काबू में रखने वाला सिर्फ हमारा छोटा भाई है, लेकिन हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। जूनिन अपनी उंगलियों के बीच लॉलीपॉप घुमाता है। पहली, जिसो की निगरानी हर दिन और कड़ी होती जा रही है। तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि जिसो को पता नहीं कि तुम नोआ के आदेश पर काम करते थे। दूसरी बात, मैं क्लैन कुओन के इस कुत्ता घर को भी इसी हालत में नहीं छोड़ सकता। संक्षेप में यह स्थिति जितनी लंबी चलेगी हमारे लिए उतनी ही खराब होती जाएगी। एजेंट बिना ध्यान हटाए सब कुछ सुनता है। अब उसके चेहरे पर गंभीर भाव है। फिर वह जवाब देता है, युवा मालिक ऐसे इंसान नहीं है जो शिकार को काटने के बाद उसे छोड़ दें। वह खिड़की खोलकर बाहर देखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह यह सब खत्म कर दें और मांस का एक टुकड़ा तक न नोचें। अगर वह असली युवा मालिक होते तो वह ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करते। एजेंट नोआ के घर की ओर देखता है, इसीलिए बहुत जल्द वह वापस आएंगे, जरूर। फिर दृश्य बदल जाता है। नोआ अचानक पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरता है और उसके चेहरे से लगता है कि उसने कुछ महसूस किया है। योन उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देती है। क्या हुआ नोआ? क्या वहां कुछ है? आह नहीं। वह फिर उसकी ओर देखता है। जब हम पहाड़ पर हों, हमेशा मेरे करीब रहना। अगर हम फिर से रास्ता भटक गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जैसा पिछली बार हुआ था। हाँ। नोआ मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और आखिरकार हम हैंडोम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत देखते हैं। इस चरण में टीमों को बहाल करना है। तय समय सीमा के भीतर राबैक पर्वत पर जितने ज्यादा हो सकें उतने पेड़ों को। पिछले साल बरसात के मौसम में हुए भूस्खलन से यह इलाका बुरी तरह तबाह हो गया था। हम किसी को जमीन में खूंटी गाड़कर रस्सी बांधते देखते हैं। वह येओन थी। उफ, पूरी तरह पसीने में भीगी हुई वह काम खत्म करती है और नोआ को बुलाती है। नोआ, मैंने इस पेड़ का उपचार पूरा कर लिया है, क्या तुम इसकी तस्वीर ले सकते हो? आह हाँ। वह दूसरे पेड़ की देखभाल पूरी करते हुए जवाब देता है। हर टीम में 2 लोग थे। फिर हम नोआ को आयोजकों द्वारा दिया गया टैबलेट उठाते हुए देखते हैं और वह पेड़ की तस्वीर खींचता है। परीक्षा का तरीका बहुत आसान है। एक पेड़ का उपचार पूरा होने के बाद बस टैबलेट से उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। तस्वीर तुरंत मूल्यांकन करने वाली समिति को भेज दी जाती है। चूंकि पूरी गतिविधि ऐसी जगह होती है जहां पहुंचना मुश्किल है, इसलिए गति भी निर्णायक कारकों में से एक बन जाती है। अचानक नोआ टैबलेट योन की ओर घुमाता है और उसकी तस्वीर खींच लेता है। योन शर्मिंदा हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरह उसकी तस्वीर गलती से मूल्यांकन टीम को भेजी जा सकती थी। काम जारी रखते हुए वह सोचती है, मैं नोआ को यूना की जगह लाई हूं, जिसके घुटने में इन दिनों समस्या चल रही है। क्योंकि वह बहुत जल्दी सीखता है और काफी कुशल है, मुझे पहले से लगा था कि उसे मेरी रफ्तार के साथ चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कैसे? उम्मीद के मुताबिक वह तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर कर रहा है। योन पहाड़ पर आगे बढ़ती रहती है और नोआ उसके साथ साथ चलता है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है और वह उसे बुलाती है, आह नोआ, इधर देखो। और अध्याय इसी तरह खत्म हो जाता है। अचानक अब जब दोनों अपनी भावनाएं खुलकर बता चुके हैं, मुझे लगता है कि अब दोनों के बीच असली चुनौतियां शुरू होंगी। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हो रहा हूं कि आगे क्या होगा। और अगले हफ्ते मिलते हैं। आपको याद है कि पिछले अध्याय में दोनों वहीं साथ में अच्छा समय बिता रहे थे। आखिरकार उसने मान लिया था कि वह उसके साथ खुश है और आखिरकार उसे उसका पूरा ध्यान और स्नेह मिल गया था। फिर उस रात हमारा एजेंट अपना आपा खो रहा था, क्योंकि वह उन दोनों को उनके घर में खुश होते सुन रहा था। बेचारा उनकी सारी हरकतें सुनकर तड़प रहा था। लेकिन हमें एक नए किरदार से भी मिलवाया गया, नोआ के छोटे भाई से। और हमने जो देखा उससे लगता है कि वे बड़े भाई को गिराने की कोई योजना बना रहे थे। इसके बाद हम नोआ और यियोन के पास गए, जो ह्वाइडोम प्रोजेक्ट के एक और चरण पर काम कर रहे थे। कुछ पेड़ों को फिर से स्वस्थ कर रहे थे और काम करते हुए साथ में थोड़ा आनंद भी ले रहे थे। फिर कुछ समय बाद वे रुके। यियोन ने उसे बुलाया और नया अध्याय वहीं से शुरू होता है। आह, यियोन सामने देखते हुए बुदबुदाती है, नोआ इधर देखो। कुछ गुलाबी पत्तियों वाला पेड़ देखकर वह उसे बुलाती है। इन शाखाओं पर फैले ये मुरझाए फूल दिख रहे हैं। एक स्वस्थ पेड़ आमतौर पर एक ही बार में खिलता है और थोड़े समय बाद लगभग सारे फूल एक साथ झड़ जाते हैं।
लेकिन यहाँ के ज्यादातर पेड़ इस चक्र को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। नोआ को देखते हुए वह समझाती है, कितनी दुखद कहानी है। वह कहता है, क्या? यियोन पूछती है, सारे फूल एक साथ खिलते हैं और फिर एक साथ झड़ जाते हैं। यियोन उसकी ओर देखती है और आह भरती है। आह, ऐसा इसलिए है क्योंकि फूलों का मौसम बहुत छोटा होता है, तो मैं तुम्हें कभी फूल नहीं दूंगा। नोआ थोड़ी उदासी के साथ कहता है। वह उसे बिना समझे देखती है। क्यों? क्योंकि वे छोटे दिनों का प्रतीक हैं। वह उसकी ओर देखते हुए जवाब देता है, आह। यियोन सोचते हुए बुदबुदाती है, छोटे दिनों का प्रतीक, यह सच है। वह आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए मानती है। फिर भी मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से मैं तुमसे फूल पाना चाहूंगी। इसके बाद दोनों फिर से काम शुरू कर देते हैं। नोआ को कुछ औजार देते हुए यियोन सोचती है, मैंने पूरी जिंदगी बिता दी बिना यह सोचे कि एक दिन मैं किसी से फूल पाना चाहूंगी। नोआ को स्वीकार करने के बाद बहुत सी चीजें जो पहले समझ नहीं आती थी अब अलग लगने लगी हैं। वो उसके साथ काम करती रहती है, अब भी अपने विचारों में डूबी हुई। मैं उन चीजों के बारे में सोचने लगी हूं जिन्होंने पहले कभी मेरी जिज्ञासा नहीं जगाई थी। यियोन देखती है कि नोआ कुछ नोट्स लिखने के बाद कुछ तस्वीरें लेता है। वह उनमें से एक उसे दिखाता है और पूछता है कि क्या ये ठीक है। वो तस्वीर देखती है और जवाब देती है कि इसमें किसी और बदलाव की जरूरत नहीं है। फिर वो उसकी ओर देखती है और सोचती है, आगे तुम्हारी वजह से मैं और कितनी नई चीजें खोजूंगी। उसकी मुस्कान देखते हुए वह खुद से यह सवाल करती है। उफ। कुछ घंटों बाद यियोन आह भरती है, अच्छा काम किया नोआ। मुझे लगता है हमने यह इलाका पूरा कर लिया। आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट आराम करते हैं। हाँ, तुमने भी काफी मेहनत की है, वह जवाब देता है। दोनों एक पेड़ के तने पर बैठ जाते हैं। आह, कुछ जल्दी से खाना चाहोगे? एक बैग खोलते हुए वह पूछती है। मैं ऊर्जा वापस पाने के लिए कुछ चीजें लाई हूं। यियोन उसकी ओर एक मिठाई बढ़ाती है, लेकिन अचानक नोआ पीछे मुड़कर देखता है। उसका ध्यान पूरी तरह बदल जाता है और उसका शरीर तन जाता है। यियोन हाथ आगे बढ़ाए रहती है और तुरंत उसके अंदर आए बदलाव को महसूस कर लेती है। हम क्या हुआ? वह पूछती है। चिंतित होकर नोआ सख्त चेहरे के साथ उनके पीछे किसी जगह को लगातार देखता रहता है। यियोन भी मुड़कर यह जानने की कोशिश करती है कि उसका ध्यान किस चीज ने खींचा। उसी पल हवा का एक तेज झोंका वहां से गुजरता है। आह। नोआ की ओर दोबारा देखते हुए वह बुदबुदाती है और सोचती है, उसकी आंखें मुझे नहीं देख रही थीं। यियोन अपने दांत भींच लेती है। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे नोआ गायब हो जाएगा। यह एहसास उसे चीखने पर मजबूर कर देता है। नोआ। वह उसे पकड़ती है और उसकी प्रतिक्रिया से घबराकर नोआ उसकी ओर मुड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? यियोन घबराकर पूछती है। क्या कुछ गड़बड़ है? वह उसे देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लेता है। क्या फिर से कोई जंगली सुअर है या ऐसा कुछ? वह जोर देकर पूछती है। तभी नोआ अपना पूरा ध्यान उसकी ओर करता है और देखता है कि उसकी नजर कितनी तनावग्रस्त और चिंतित है। वह सोचता है, चिंता से कांपती ये आंखें कितनी खूबसूरत हैं। असल में जब से हमने इस पहाड़ पर कदम रखा है, ये लगभग सुनाई न देने वाली आवाजें जो कहीं से आ रही हैं लगातार मुझे परेशान कर रही हैं। एक पक्षी उड़ता हुआ गुजरता है, लेकिन नोआ बस मुस्कुराता है और बात बदल देता है। और तुम यियोन, क्या तुम सच में वाइडोम प्रोजेक्ट हासिल करना इतना चाहती हो क्या? वह पूछती है और उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। आह। यियोन शर्मा जाती है और नजरें नीचे कर लेती है। अगर कोई मेरी बात सुने तो क्या वह हंसेगा? यह कहानी कुछ ज्यादा ही बेतुकी लगती है। नहीं, नोआ हल्के से हंसते हुए जवाब देता है। उसे देखते हुए वह सोचता है, उसका सपना इसी पर निर्भर है। पेड़ों से तुम्हारे जितना प्यार और कौन करता है? वह पूछता है। अब भी शर्माई हुई यियोन नजरें नीचे करती है और बुदबुदाती है। हम बेशक कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और पैसे कमाना भी जरूरी है। नोआ सोचता है, एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को ठीक उसी समय असुरक्षित महसूस होने देना सही नहीं है जब वह अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन उसके भीतर का तनाव खत्म नहीं होता। असल में बात इससे भी ज्यादा है। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती हैं, जबकि वह बुरा एहसास कि जैसे कुछ होने ही वाला है उसे लगातार परेशान करता रहता है। नोआ एक पल के लिए आंखें बंद करता है और अपना ध्यान वापस यियोन पर लाता है। क्योंकि तुम यहाँ हो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, वह कहती है। यह सुनकर नोआ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जब मैं डायरेक्टर और डैनियल के सामने अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाई, तब मैंने देखा कि तुम हर घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब मैं अस्थिर हो जाती हूँ तो उसका असर तुम पर भी पड़ता है। अगर मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर पाऊं तो तुम भी अपनी स्थिरता जल्दी वापस पा सकोगे। बात करते हुए वे सारी यादें एक बार फिर यियोन के मन में गुजरती हैं। इसीलिए मैं सच में पूरी मेहनत करूंगी। अब उसकी नजर दृढ़ और संकल्प से भरी है। जब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी चीजें खरीदूंगी। यियोन ये कहते हुए शर्माती है, लेकिन मुस्कुरा भी रही है। नोआ उसे सुनता रहता है और अपने शरीर में हल्की कंपकंपी महसूस करता है। इसके अलावा बीमार पेड़ों की देखभाल करने से मुझे हमेशा खुशी मिलती है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नोआ अचानक उसके करीब आता है और उसे पकड़ लेता है। आह। मिठाई का वह पैकेट यियोन के हाथों से छूट जाता है। अगले ही पल वह उसे चूम लेता है। आह। यियोन उसे रोकने की कोशिश करती है। आह यहाँ, लेकिन नोआ फिर उसके करीब आता है और उसे दोबारा चूमता है। अचानक इस तरह क्यों? यियोन खुद से पूछती है। मैं अभी समझ नहीं पाई हूँ कि नोआ का रवैया इतनी तेजी से क्यों बदल जाता है, और ऐसी जगह पर तो मुझे भी अपने विचारों को व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। वह सोचती है, जबकि वह पल लंबा होता जाता है। पूरी तरह शर्माई हुई वह उसे देखती रहती है
और यह समझने की कोशिश करती है कि स्थिति इतनी जल्दी इस दिशा में कैसे चली गई। दोनों कुछ और पल वहीं रहते हैं। अचानक उससे कुछ महसूस होता है और वह बुदबुदाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यों कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ को अब भी कुछ पता नहीं चलता। अपनी बात पूरी न कर पाने पर वह छटपटाने लगती है और उसे मारती है। थपकियां महसूस होते ही नोआ अपनी नजर थोड़ी हटा लेता है। तभी वह उसे छोड़ता है और थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन यों को भी उससे दूरी बनाने में एक पल लग जाता है। इस तरह अचानक यहां नहीं कर सकते, वह बेहद झेमते हुए कहती है। हम एक मूल्यांकन के बीच में हैं और ऊपर से खुले में हैं। मुझे पता है। नोहा गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है। वह भी उसकी तरह शर्माया हुआ है। 5 मिनट बीत चुके हैं, हमें चलना चाहिए, यों कहती है। हाँ ठीक है। सहमत होने के बाद भी दोनों में से कोई नहीं हिलता। वे कुछ पल वहीं रहते हैं, बस एक दूसरे को देखते हुए, अब भी शर्माए हुए। थोड़ी देर बाद आखिरकार नोआ खड़ा हो जाता है। यों अपना संयम वापस पाने की कोशिश करते हुए कुछ बार खांसती है, तो पहले सामान समेट लेते हैं। ठीक है, हाँ, वह नजरें हटाते हुए जवाब देता है। खड़ी होते हुए यों सोचती है, यह पागलपन है। दिन के उजाले में, खुले आसमान के नीचे, एक मूल्यांकन के बीच में, और यह भी संभव है कि कोई कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो। यह सोचकर वह और भी शर्मा जाती है। वह अब भी समझने की कोशिश कर अब भी घबराई हुई योन अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। याद रखो, इस जंगल में भूस्खलन हुआ था। अब से पूरा ध्यान मूल्यांकन पर रहेगा। तभी वह अपना था। अब से पूरा ध्यान मूल्यांकन पर रहेगा। तभी वह अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनती है। योन, हाँ, वह घबराकर मुड़ती है। उसी पल नोआ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बिना कुछ बताए जमीन से ऊपर उठा लेता है। क्या? यों हैरान होकर पूछती है। क्या हुआ नोआ? वह उससे पुकारती है, लेकिन वह पहले ही उसे बाहों में लेकर दौड़ने लगता है। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। रुको, क्या हो रहा है? और फील्ड केस? हम सब कुछ यहां ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते। उसे छोड़ दो, नोआ बिना गति कम किए जवाब देता है। क्या? यों चिढ़कर पूछती है, लेकिन जैसे ही उसे आखिरकार समझ आता है कि क्या हो रहा है, उसकी नाराजगी गायब हो जाती है। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नोआ योन को बाहों में लिए पहाड़ से नीचे दौड़ता है। वह पीछे मुड़कर देखती है और उनके ठीक पीछे पहाड़ी ढलान को ढहते हुए देखती है। मिट्टी का एक विशाल ढेर पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ रहा है। नोआ उसे लगातार उठाए हुए जितनी तेजी से हो सकता है दौड़ता है। योन देखती है कि पेड़ जड़ों से उखड़कर रास्ते में बहते जा रहे हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ कीचड़, मिट्टी और गारे के नीचे गायब हो जाता है। वह सोचती है, पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है। एक से ज्यादा बार ऐसे मौके आए हैं जब मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता मौजूद है। इस बार नहीं। नोआ जब वह पेड़ों से बचने के लिए छलांग लगाकर नीचे की ओर दौड़ता रहता है तो वह चीखती है। यों उसकी बाहों से लगभग फिसल जाती है और चीख पड़ती है। नोआ उसे गिरने से पहले संभाल लेता है और आगे बढ़ता रहता है। जहां संभव हो वहां दौड़ता है, और जहां पैर टिकाने की जगह नहीं होती वहां जमीन पर फिसलते हुए आगे बढ़ता है। तुम ठीक हो? वह पूछती है। मैं ठीक हूँ, वह हाँफते हुए जवाब देता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। नोआ फिर से अपने पैर जमाता है और ढलान पर तेजी से नीचे दौड़ पड़ता है। उनके पीछे कीचड़ का विशाल ढेर लगातार और भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। वह अपने शरीर को उसकी आखिरी सीमा तक धकेलता है। फिर भी जब योन दोबारा पीछे देखती है तो उसे उससे भी ज्यादा डरावनी बात दिखाई देती है। भूस्खलन उनके और करीब आ रहा है। वह फिर नोआ की ओर देखती है। उसकी सांस पूरी तरह उखड़ चुकी है। योन डर से अपने दांत भींच लेती है। उसने नोआ को पहले कभी इस हालत में नहीं देखा, तब भी नहीं जब वे पहले खतरे में थे। यहाँ तक कि उसे भी अपनी सीमा तक जाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में नोआ भी नहीं जान सकता कि हम बच पाएंगे या नहीं। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस विचार को मन से निकाल नहीं पाती। शायद इस बार, शायद सच में। योन, नोआ की आवाज उसके विचारों को तोड़ देती है। वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है। नोआ बड़ी मुश्किल से सांस संभाल पा रहा है। योन, जल्दी उस गड्ढे के अंदर जाओ। क्या? वह उसे जमीन पर उतार देता है और बैग छोड़ देता है। जब हम ऊपर आ रहे थे मैंने यह कृत्रिम गड्ढा देखा था। यह छोटा है, लेकिन तुम अंदर जा सकती हो। योन उसके बताए दिशा में देखती है और जमीन में एक संकरी खुली जगह पाती है। फिर वह दोबारा नोआ की ओर देखती है। और तुम? वह हकलाते हुए पूछती है। मैं बाहर रहूंगा और बैगों से रास्ता बंद कर दूंगा। फिर भी एक समय ऐसा आ सकता है जब मैं यहाँ न रहूं, इसलिए बाहर मत आना, अंदर मजबूती से टिके रहना। योन उसे अविश्वास से देखती है, जैसे उसने जो सुना उस पर यकीन न हो। तुम्हारा मतलब क्या है? योन, जल्दी। वह झुकते हुए जोर देता है। हमारे पास समय नहीं है। नहीं, वह तुरंत उसे पकड़ लेती है। मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगी, और यह गड्ढा बहुत संकरा है, मैं इसमें घुस भी नहीं सकती। योन, जल्दी करो। नोआ चिल्लाता है। डर से उसका पूरा शरीर सिकुड़ जाता है। नोआ, ऐसा मत करो, पहले उठो, ठीक है? वह उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलता नहीं। यन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज टूटने लगती है। अगर हम साथ दौड़ते रहें तो शायद अभी बच सकते हैं। यन, तुम तेज दौड़ते हो। नोआ, तो हम। यों, इस बार मैं भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ूंगी। अगर हम दोनों। नोआ उसका हाथ पकड़कर उसकी बात रोक देता है। होश में आओ यों,
उसकी आंखों की दृढ़ता देखकर वह जम जाती है। क्या तुम्हें सच में अपनी बात पर यकीन है? क्या तुम यहाँ मरना चाहती हो? अब दौड़कर बच निकलना संभव नहीं है। यों की आंखें फैल जाती हैं। तुम यह जानती हो तो फिर इतनी लापरवाही वाली बात पर अड़ी क्यों हो? वह दांत भींच लेती है क्योंकि वह जानती है कि वह सही है। मैं जानती हूँ नोआ भी इंसान है, चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह प्रकृति की रफ्तार को नहीं हरा सकता। और ठीक इसलिए कि वह इंसान है, इस बार वह मर सकता है। यह कोई दूर की संभावना नहीं है। नोआ सच में यहाँ मर सकता है, लेकिन मैं ये सब जानते हुए भी उन दोनों की यादें उसके मन में घूमने लगती हैं। उनमें नोआ की कही हुई बातें भी शामिल हैं। वह पहली इंसान है जिसे मैंने सच में अपना महसूस किया। योन की आंखों में आंसू भर आते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। नोआ, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं खो सकती। उसे रोते देखकर नोआ की नजर भी उदास हो जाती है, लेकिन भूस्खलन लगातार आगे बढ़ रहा है और अब वह और इंतजार नहीं कर सकता। नोआ उसे कसकर पकड़ता है। नहीं, मैं नहीं चाहती। यह उसे मारने लगती है, उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन नोआ उसे नहीं छोड़ता। प्लीज नोआ, प्लीज ऐसा मत करो। जब वह उसे गड्ढे की ओर ले जाता रहता है, उसकी आवाज कांपती है। मैं कह रही हूं कि मैं नहीं चाहती। वह फिर से छटपटाती है। मैं नहीं चाहती। नोआ अपनी बाहों को उसके चारों ओर कस देता है और यियन को उस संकरी जगह के अंदर धकेल देता है। वह लगातार विरोध करती है, लेकिन वह उससे ज्यादा ताकतवर है। बिना हिचकिचाए नोआ उसे पूरी तरह गड्ढे के अंदर डाल देता है। यियन दांत भींचती है और तुरंत बाहर आने की कोशिश करती है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगी, सिर्फ वही करोगे जिसकी मैं अनुमति दूंगी। नोआ एक बैग को प्रवेश द्वार के सामने रखने लगता है। यियन उसे वापस धकेलने की कोशिश करती है। जब उसे एहसास होता है कि वह अब भी बाहर निकलना चाहती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। क्योंकि हर बार अंत इसी तरह होता है। क्योंकि तुम हमेशा सब कुछ अकेले तय करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम ज्यादा ताकतवर हो। क्या तुम्हें लगता है जो चाहो कर सकते हो? वह बैग को हटाने की कोशिश करती रहती है। तो इस बार मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने आदेश दिया है। बिल्कुल नहीं। नोआह का धैर्य टूट जाता है। जिद मत करो। यियन सिहर उठती है। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। तुम कौन होती हो मुझे अपनी पत्नी को बचाने से रोकने वाली? एक पल के लिए वह पीछे हट जाती है, लेकिन तुरंत जवाब देती है, और तुम कौन होते हो मुझे अपने पति के साथ रहने से रोकने वाले? भूस्खलन लगभग उनके ऊपर पहुंच चुका है, फिर भी यियन बाहर निकलने की जगह बनाने की कोशिश करती रहती है। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि पति और पत्नी एक शरीर और एक आत्मा होते हैं? नोआ की आंखें फैल जाती हैं। कुछ पलों तक वह बस उसे देखता रहता है, फिर उसके चेहरे का भाव बदलता है और वह मुस्कुराता है। मिट्टी अब उस जगह तक पहुंचने लगी है। नोआ उसका नाम पुकारता है और कुछ शब्द कहता है। यियन को समझ पाती उससे पहले वह उसे फिर से गड्ढे के अंदर धकेल देता है और दोनों बैगों से प्रवेश द्वार बंद कर देता है। फिर वह अपना शरीर उस खुली जगह के सामने लगा देता है। रुको, यियन बाहर निकलने के लिए जोर लगा रही है। तुमने कहा? मैं समझी नहीं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कीचड़ बैगों के बीच की छोटी दरारों से अंदर आने लगता है। मिट्टी और रेत गड्ढे में घुसते ही यियन चीख कर पीछे हटती है। नोआ वह फिर से प्रवेश द्वार को धकेलती है। नोआ और कीचड़ अंदर आता है और उसके चेहरे पर लगता है। फिर भी वह बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। नोआ बाहर। मिट्टी की विशाल लहर पूरे इलाके को निगल जाती है। कुछ ही पलों में कई मीटर मिट्टी उस जगह को ढक देती है जहां दोनों थे। एक ड्रोन इस आपदा की विशालता रिकॉर्ड करता है। खबर फैलने में देर नहीं लगती। एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट बताती है कि उस दिन करीब 2:30 बजे एक बड़े भूस्खलन ने माउंट हाईबैक को अपनी चपेट में ले लिया, जो ह्वाइदो के हायांग शहर में दाइवांग जिले के पास है। रिपोर्टर के अनुसार पहाड़ की मिट्टी पहले से ही भूस्खलनों और पिछले साल आए भारी कीचड़ प्रवाह के कारण कमजोर हो चुकी थी। पूरे सप्ताहांत इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जमीन दबाव नहीं सह पाई और एक नया भूस्खलन हो गया। उस समय बड़े वनस्पति उद्यान की निविदा से जुड़ी एक प्रतियोगिता हायांग शहर के माउंट हाईबैक पर चल रही थी। कुछ प्रतिभागी इसकी चपेट में आ गए, कुछ घायल हैं, बाकी अब भी लापता हैं। यूना टेलीविजन पर प्रसारण देख रही है। कांपते हाथों से मोबाइल पकड़े हुए वह अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। प्लीज प्लीज स्वर्ग से अपनी भतीजी का ख्याल रखना। जब यूना चिंता में टेलीविजन के सामने खड़ी रहती है, रिपोर्ट जारी रहती है। दमकल कर्मियों और प्रतियोगिता के आयोजकों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है ताकि और लोग इसकी चपेट में न आए। किसी दूसरी जगह एक एजेंट फोन पर बात कर रहा है। जी डायरेक्टर साहब, सब कुछ नियंत्रण में है। युवा मालिक को हर हाल में बचा लिया जाएगा। एक कार सड़क पर आगे बढ़ रही है। मैं जल्द ही दोबारा संपर्क करूंगा। गाड़ी के अंदर नोआ का छोटा भाई है। एक भूस्खलन। वह हल्की हंसी के साथ पूछता है, तुम लोग सच में मुझे परेशानी दिए बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने 2 ऐसे लोगों को साथ कर दिया जो कभी बिल्कुल सामान्य थे ही नहीं? वह अब भी मुस्कुराते हुए बुदबुदाता है। नोआ। इस बीच जहां नोआ और यियों गायब हुए थे, वहां उनका कोई निशान नहीं बचा। छोटा गड्ढा आंशिक रूप से मिट्टी में दब चुका है। दोनों बैग प्रवेश द्वार के सामने जमीन पर पड़े हैं और आसपास का पूरा इलाका मिट्टी के नीचे गायब हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? अगर वह फिर से कोमा में चला गया तो? या फिर अगर वह अपनी यादें वापस पा ले तो? अब अगले अध्याय का इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है।